जी जनाब, अब स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज़ के बारे में। पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या होता है? अ पार्टिसिपल फ्रेज़ कॉमनली फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड स्टार्ट्स विद अ पार्टिसिपल। हम जानते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। जनरली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं, हमें ये भी पता है कि वो एज ए मेन वर्ब भी यूज़ हो सकता है इन कंटिन्यूस टेंस अगर वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला है, और अगर वो ईडी वाला है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो वो परफेक्टिव टेंस का मेन वर्ब होगा। जनरली स्पीकिंग पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। सो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है, हम उसको पार्टिसिपल फ्रेज़ कहेंगे। अब उसके लिए एक दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, वो क्या हैं जी? पार्टिसिपल फ्रेज़ जो है पॉइंट नंबर 1 वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। पार्टिसिपल फ्रेज़ पॉइंट नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जाहिर सी बात है, अगर पार्टिसिपल फ्रेज़ एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन के बारे में बता रहा होता है ना। तो पार्टिसिपल फ्रेज़ जिस नाउन या नाउन फ्रेज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, वो पार्टिसिपल फ्रेज़ के साथ कनेक्टेड होगा, उसके साथ कनेक्ट होगा, वो उससे दूर नहीं हो सकता। अगर दूर होगा तो सेंटेंस गलत है। मैं भी इसको जस्टिफाई करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस वन अ कार इन अ लॉटरी। अब देखो, जंपिंग इन हैप्पीनेस द मैन। सो जंपिंग क्या है जी? पार्टिसिपल है, क्योंकि ये ऐसा वर्ब है जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। कैसे एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है? हु इज़ जंपिंग इन हैप्पीनेस? द मैन इज़ जंपिंग इन हैप्पीनेस। सो द मैन जंपिंग इन हैप्पीनेस वन अ कार इन अ लॉटरी। इसका मतलब ये हुआ कि जंपिंग इन हैप्पीनेस is not an adjective phrase. Why? Jumping is a participle, so jumping in happiness is what? A participle phrase. Why? It is qualifying your noun phrase the man. ठीक हो गया। आगे चलते हैं। डिड यू चेक आउट द केक बेक्ड बाय माई सिस्टर? अच्छा, नाउ व्हाट इज बीइंग बेक्ड? केक। ठीक हो गया। डिड यू चेक आउट द केक बेक्ड बाय माई सिस्टर? तो बेक्ड आपका अगेन पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये है तो वर्ब, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे? ये केक के बारे में बता रहा है कि डिड यू चेक आउट द केक बेक्ड बाय माई सिस्टर। सो बेक्ड बाय माई सिस्टर इज अगेन अ पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, डेवस्टेटेड बाय द न्यूज़ ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। ठीक है जी, किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है। सही है, मतलब ही जो है प्रोनाउन, उसके बारे में बता रहे हैं कि ही वॉज डेवस्टेटेड बाय द न्यूज़। सो डेवस्टेटेड बाय द न्यूज़, अगेन डेवस्टेटेड पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब ये होगा कि डेवस्टेटेड बाय द न्यूज़ में जो डेवस्टेटेड है पास्ट पार्टिसिपल है, एंड पास्ट पार्टिसिपल के साथ बाय द न्यूज़ भी आ गया। सो डेवस्टेटेड बाय द न्यूज़ एन एग्जांपल ऑफ ए पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है। अच्छा, सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर द ओल्ड वुमन येल्ड एट द किड्स इन हर यार्ड। अब आप ये याद रखें, हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो शुरू में आ रहा हो वो जेरिंड नहीं होता है। सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, देखें नाउ हु वाज सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर? द ओल्ड वुमन। तो बार बार बता रहा हूँ कि पार्टिसिपल फ्रेज की एक निशानी ये भी होती है कि पार्टिसिपल फ्रेज जब एंड होता है, पॉइंट नंबर 1 वो ऑफसेट होता है, यानी कि कॉमा के थ्रू ऑफसेट होगा। और दूसरी बात ये है कि वो पार्टिसिपल फ्रेज जिस नाउन के बारे में बता रहा होगा वो नाउन इसके साथ कनेक्ट होगा। सो सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, हु इज सिटिंग इन द रॉकिंग? द ओल्ड वुमन। सो ओल्ड वुमन के बारे में बता रहा है कि उसके बारे में, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि ओल्ड वुमन जो है शी वॉज सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर। सो सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिसिपल फ्रेज। वाई? सिटिंग इज पार्टिसिपल। ठीक है, सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर इज द पार्टिसिपल फ्रेज। इट इज़ एक्चुअली मॉडिफाइंग द नाउन द ओल्ड वुमन। सही है, तो सिटिंग जेरेंट फ्रेज नहीं होगा सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, क्योंकि सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। वाई इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट? रट्टा नहीं लगाना कि जो शुरू में आ रहा है वो आपका जेरेंट फ्रेज होगा। सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज इस वजह से नहीं है कि शुरू ही ये पार्टिसिपल से हो रहा है ना। पार्टिसिपल फ्रेज, सिटिंग जो है एक ऐसा वर्ब है जो आपका एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर इज टेलिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैनर ऑफ सिटिंग ऑफ द ओल्ड वुमन। सो ओल्ड वुमन के बारे में बता रहे, मॉडिफाई कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, आई ओपन द मेल shaking with excitement. So shaking with excitement, again it is not a gerund phrase, it is a participle phrase. It is telling you more information about you. अच्छा, आगे चलते हैं। Having worked all day, Laila decided to stay home and relax. Having worked all day, किसके बारे में बता रहा है? लाइला के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन काम करती रही, नाउ शी इज़ एग्जॉस्टेड, और इस वजह से अब वो घर जाएगी और रिलैक्स करेगी। सो हैविंग वर्कड ऑल डे इज़ व्हाट? इट इज़ नॉट अ जेरेंड, इट इज़ अ पार्टिसिपल। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैंने शायद आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म
जब भी होगी एक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस जब इकट्ठे देखें, हैविंग वर्कड ऑल डे लाइला डिसाइडेड टू स्टे होम एंड रिलैक्स, तो एक्शन क्या है, हैविंग वर्कड ऑल डे, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, लाइला डिसाइडेड टू स्टे होम एंड रिलैक्स। तो बेटा जब भी एक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस इकट्ठा आ जाता है तो एक्शन को आप वर्डी एक्सप्रेशन बनाने की बजाय प्रिसाइज कर लेते हो, किस तरह, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के। तो वो वाला हैविंग हमेशा पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, MCQs में भी आ जाएगा, तो MCQs में इस चीज़ को मेमोराइज कर लो कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जब भी होगी तो हैविंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सो हैविंग वर्कड ऑल डे इज़ ऑफ कोर्स अ पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में इस तरह तो नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए करेक्ट यूज़ ऑफ पार्टिसिपल फ्रेजेस का। स्पॉट द एरर इफ़ एनी। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स ही बॉट अ शर्ट। अब देखो मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स ही बॉट अ शर्ट। अब देखो मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स के बाद ही लिखा हुआ है, तो ऐसा फील हो रहा है कि ही इज़ बीइंग मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स। सो टेक्निकली गलत है, मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स शर्ट की बात कर रहा है, तो इसको कुछ ऐसे होना चाहिए था कि ही बॉट अ शर्ट मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल, या मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स के बाद ही की जगह शर्ट होना चाहिए था, मतलब इसको पैसिव में कर दो या कुछ भी ऐसा काम कर लो। पहली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक ये है कि इसको ऑफसेट होना चाहिए, मेड विद एक्सपेंसिव मटीरियल्स कॉमा ही बॉट अ शर्ट, पार्टिसिपल फ्रेज को ऑफसेट किया जाता है। एक और एग्जांपल है जी, आई सॉ सम पेन्स इन हिज हैंड्स मेड ऑफ गोल्ड। ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके हाथ गोल्ड से बने हुए हैं, हालांकि हम पेन के बारे में बात करें तो इसमें भी मिस्टेक है। आई सॉ सम पेन्स इन हिज हैंड्स मेड ऑफ गोल्ड की जगह होना चाहिए आई सॉ सम पेन्स मेड ऑफ गोल्ड इन हिज हैंड्स। तो बेस्ट वे रिकग्नाइज करने की पार्टिसिपल फ्रेज को क्या होती है, जो पार्टिसिपल फ्रेज जिस नाउन के बारे में बता रहा होगा वो उसके साथ कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। जेरेंट फ्रेज बहुत इजी है। अ जेरेंट फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ जेरेंट accompanied by an adjective, एन एडवर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। छोड़ें इन डेफिनेशंस को, इजी करके बताता हूँ। देखें, अगर आपको ये पता है कि नाउन क्या होता है तो आपको ये भी पता है कि जेरेंट क्या होगा। ठीक हो गया। देखो जी, एग्जांपल नंबर 1, वेयरिंग टाइट शूज़ हर्ट्स। ठीक है, शूज़ सब्जेक्ट है, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब वेयरिंग टाइट शूज़ क्या हो जाएगा, वेयरिंग टाइट ये किसके बारे में बता रहा है, ये अगेन शूज़ के बारे में बता रहा है। तो वेयरिंग टाइट शूज़ पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वेयरिंग आपका जेरेंट फ्रेज होगा, क्योंकि देखें सब्जेक्ट तो नाउन होता है, तो ये आपका जेरेंट फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करिए, इट मीन्स इट इज़ व्हाट अ नाउन फ्रेज, बट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है सो इट वुड बी अ जेरेंट फ्रेज। ठीक है ना, एक ऐसा वर्ब जो आपका सब्जेक्ट दैट इज़ नाउन की तरह एक्ट करे वो जेरेंट होता है। आगे चलते हैं जी, सेम नीचे भी वही चीज़ है। प्लेइंग विद हर जंप रोप was the little girl's favorite thing to do. Playing with her jump rope is a noun, the subject of the sentence, so it is a gerund phrase. देखें जी, rope आपका असल में सब्जेक्ट था, प्लेइंग विद हर जंप रोप जो है, जंप रोप आपका सब्जेक्ट था, प्लेइंग विद हर जंप रोप के बारे में आपको बता रहा है, लेकिन रोप भी क्योंकि अंडरलाइन हो गया ना, रोप सब्जेक्ट था, रोप को भी आपने हाईलाइट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया। प्लेइंग विद हर जंप रोप पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है प्लेइंग विद हर जंप रोप आपका जो है वो नाउन फ्रेज होना चाहिए। तो ये नाउन फ्रेज इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो स्टार्ट ही फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से हो रहा है, तो अब ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करी है, यस इट वुड बी अ जेरेंट फ्रेज। आगे चलते हैं। आई वॉच्ड द गर्ल प्लेइंग विद हर जंप रोप। अब क्या हो जाएगा, देखें, आई वॉच्ड द लिटिल गर्ल प्लेइंग विद हर जंप रोप। अब प्लेइंग विद हर जंप रोप जो है वो गर्ल को एक्सप्लेन कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बात है कि नहीं है। सो अब जो प्लेइंग विद हर जंप रोप है, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ जेरेंट फ्रेज बट अ पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक हो गया ना। अच्छा, शी लाइक्स रनिंग ऑन द आइस, मैं पहले बता चुका, अगर नाउन आपको पता है तो जेरेंट ऑफ कोर्स इजी हो जाएगा। शी लाइक्स व्हाट, सो व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है, और यहाँ पे रनिंग ऑन द आइस इट इज़ अ जेरेंट फ्रेज क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी।